हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने कल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जाना था। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल की सेशन में आप सभी ने देखा था कि हमने किसके बारे में बात करी थी, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हमने एक्चुअली बात करी थी प्लास्टिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? प्लास्टिड्स के बारे में बात करी थी, जिन्हें आप लवक के नाम से जानते हैं। लवकों के बारे में बात की थी कि वो 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो होते हैं जो सभी प्लांट सेल में या यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये साइज में इतने बड़े होते हैं कि माइक्रोस्कोप में इनको इजीली देखा जा सकता है और इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिनके कारण ये प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर देते हैं। पिगमेंट्स के टाइप के आधार पर प्लास्टिड्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अलग अलग रंगों से जोड़ के देखने की कोशिश करें तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल उसके हरे रंग का कारण है और सभी तरीके की हरे रंग की पत्तियों में या हरे पार्ट्स में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट वो है जिसमें फैट में घुलनशील कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है और किस रंग के का ये रीजन है, ये आपको पौधे को येलो, ऑरेंज और रेड कलर, यानी रेड और रेड से मिले जुले येलो, ऑरेंज, इससे जैसे मिले जुले कलर्स को अगर प्लांट में दे रहा है तो उसका कारण क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वो होते हैं जो कलरलेस होते हैं, जिनमें कोई भी तरीके का कलर नहीं पाया जाता, तो इनका शेप और साइज भी अलग अलग होता है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। अब उसमें मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट में 3 तरीके के बताए थे कि अमाइलोप्लास्ट होते हैं, इलायोप्लास्ट होते हैं और अल्यूरोप्लास्ट होते हैं। ये आपका कहाँ पे था? ये था आपका ये, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट की और ल्यूकोप्लास्ट की। इसमें ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके के होते हैं, आपका अमाइलोप्लास्ट, फिर आपका है इलायोप्लास्ट और दूसरा है आपका अल्यूरोप्लास्ट। दूसरा क्या है आपका? अल्यूरोप्लास्ट, बीच वाला इलायोप्लास्ट। इसमें बस केवल आपको ये नाम, बहुत ज्यादा नाम देख लेंगे, उसमें क्या स्टोर होता है ये नोट कर लेंगे। अमाइलोप्लास्ट में न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज होता है, तो क्या इसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोरेज होता है। इलायोप्लास्ट में स्टोर्स फैट एंड ऑयल्स, इसमें फैट्स और ऑयल्स का स्टोरेज होता है। और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स का स्टोरेज होता है। एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को जरूर से बना लेंगे। प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ये तीनों जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इनके अलग अलग चीजों को स्टोर करने के कारण अलग अलग नाम हैं। स्टार्च को स्टोर करने के लिए अमाइलोप्लास्ट, फैट्स और ऑयल्स को स्टोर करने के लिए इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट जो हैं वो प्रोटीन्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन के बारे में और सारी चीजों के बारे में विस्तार से आपने कल जाना था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। डायग्राम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में ही बताया गया है, जो एक डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पाया जाता है। उसके अंदर बिल्कुल आप ऐसे समझ लेंगे कि खाने की जो है बोरियां एक के ऊपर एक छल्ले के जैसी लगी हुई होती हैं, जिसमें एक बोरी को हम थाइलाकॉइड कहते हैं और एक के ऊपर एक लगी बहुत सारी बोरियों को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं।
और बहुत सारे ग्रेनम मिक्स करके ग्रेना कहलाते हैं। उसके अंदर का जो मटेरियल है वो स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमन पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो कंटेंट है वो स्ट्रोमा कहलाता है, जिसके अंदर ही थाइलाकॉइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ना है बच्चों साइटोस्केलेटन के बारे में। क्रोमोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है किसके बारे में? साइटोस्केलेटन के बारे में। जैसे ही ये शब्द आपके सामने आया साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन शब्द को जब आप सुन रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? शब्द को यदि तोड़ने की कोशिश करें तो साइटोस्केलेटन को जैसे ही आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि साइटोस्केलेटन में कुछ ऐसा है। क्या है? कुछ ऐसा है जो उसको दृढ़ता प्रदान कर रहा है, जो उसको क्या प्रदान कर रहा है? साइटोस्केलेटन कुछ ऐसा है जो उसको दृढ़ता प्रदान कर रहा है या उसको संरचना देने का, ढांचा देने का काम कर रहा है। देखो, स्केलेटन जैसे ही शब्द आपके सामने आता है तो स्केलेटन का मतलब आप सभी को पता है, कोई ऐसी चीज जिससे किसी चीज का ढांचा बन रहा हो। जैसे हमारा स्केलेटन जो है वो हमारे शरीर का ढांचा बनाने के काम में आता है। तो कोशिका की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोशिका को हम क्या कह सकते हैं? साइटो कह सकते हैं। यानी कि कोशिका का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का सिंपल मीनिंग हो गया कोशिका के अंदर का स्केलेटन, या कोशिका को शेप देने के लिए उत्तरदायी जो जाल होगा वो क्या कहलाएगा? साइटोस्केलेटन कहलाएगा। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब कोशिका, साइटो के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित फिलामेंटस प्रोटीन्स का बना हुआ एक इलैबोरेट नेटवर्क है। क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म में मौजूद फिलामेंटस प्रोटीन का बना हुआ ऐसा स्ट्रक्चर जो नेटवर्क फॉर्म करता है वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोस्केलेटन कहलाता है। अब इसका क्या काम है? साइटोस्केलेटन का क्या काम है? स्केलेटन का काम है बेसिक क्या, उसको पहले आपको पता है तो उससे इसको रिलेट कर लेंगे। आपको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, शरीर में होने वाली गति को ये रेगुलेट करता है और शेप को, शरीर के शेप को आपका स्केलेटन जो है वो मेंटेन करता है। ठीक वही 3 फंक्शंस इस साइटोस्केलेटन के भी हैं। इसमें क्या होता है? ये कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, ये कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। ये कोशिका की गति को नियंत्रित करता है, मोटिलिटी को ये चेक करता है और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ अ सेल, यानी सेल को मेंटेन करने का भी काम ये करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइटोस्केलेटन के बारे में। जब इस साइटोस्केलेटन को लिखते समय आप स्केलेटन की सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो साइटो का मतलब कोशिका और स्केलेटन का मतलब ढांचा या कंकाल। तो कोशिका का कंकाल जो है वो कौन है? साइटोस्केलेटन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों सीलिया या फ्लैजेला के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? सीलिया या फ्लैजेला के बारे में। ठीक है, डायग्राम है इसमें। सीलिया या फ्लैजेला के बारे में बात करेंगे। सीलिया या फ्लैजेला क्या होते हैं? आप सबको पता है सीलिया या फ्लैजेला क्या होते हैं? किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली हेयर लाइक आउटग्रोथ्स जो
बालों की जैसी संरचना बाहर की तरफ होती है वो सेल मेम्ब्रेन पर पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? सीलिया या फ्लैजिला कहलाते हैं। तो सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीलिया अलग चीज है, फ्लैजिला अलग चीज है, मतलब कि दोनों की संरचना जो है वो अलग अलग होती है। सीलिया मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और फ्लैजिला का मतलब लंबे स्ट्रक्चर्स। सीलिया का जो सिंगुलर फॉर्म है बच्चों वो है आपका सीलियम। फ्लैजिला का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है आपका फ्लैजिलम। यानी कि एक से संख्या में अधिक होंगे तब सीलिया कहलाएंगे और संख्या में एक से अधिक होंगे तभी वो फ्लैजिला कहलाएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। ये क्या होती हैं? ये सेल मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली हेयर्स के लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। और सीलिया जो है वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे। मैंने आपको बताया छोटे छोटे बालों जैसी संरचना सीलिया कहलाती है। सीलिया कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं जो ओर्स की तरह, पतवार की तरह काम करते हैं, है ना। सीलिया जो है दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो है हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और ये आपके जो बाहर वाली आउटग्रोथ्स हैं सेल मेम्ब्रेन की उस पर ये प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें सीलिया क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स वर्किंग एज ओर्स। ओर्स का मतलब होता है पतवार। ये पतवार की तरह काम करते हैं, मतलब उसको मोटेलिटी प्रदान करने का काम करते हैं। जो सीलिया होते हैं ये उसको मोटेलिटी प्रदान करने का काम, मोटेलिटी देने का काम करते हैं। ओर्स का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है बच्चों? पतवार। ओर्स का मतलब क्या हो गया? पतवार। आप सबको पता है नाव को चलाने के लिए पतवार की जरूरत होती है ना, तो ओर्स का मतलब क्या होता है? पतवार। और वो क्या करता है? पतवार जो है नाव को मोटेलिटी, उसकी गति में हेल्प करती है। तो इसी तरह से सीलिया जो है वो पतवार की तरह काम करते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, और उसको किस में हेल्प करते हैं? मोटिलिटी में, यानी कि कोशिका की गति करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और लिखेंगे, सीलिया का जो सीलिया ये क्या है? सीलिया का सीलियम है, ये है सिंगुलर। सीलिया क्या है? मैनी, प्लूरल है, और सीलियम है सिंगुलर। इसी तरह से फ्लैजिला जो है वो प्लूरल है और फ्लैजिलम जो है वो सिंगुलर है। ठीक है। पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इजी तरीके से समझते हुए चलेंगे, यही पॉइंट्स हैं। फ्लैजिला क्या है? सीलिया छोटे छोटे हेयर्स, फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड फ्यूअर देन द सीलिया। यानी कि सीलिया संख्या में ज्यादा पाए जाते हैं, फ्लैजिला संख्या में कम पाए जाते हैं। और ये सीलिया के कंपैरिजन में कैसे होते हैं? कंपैरेटिवली लॉन्गर, यानी कि सीलिया से लंबाई में बड़े होते हैं। फ्लैजिला जो है वो सीलिया से लंबाई में बड़े होते हैं। फ्लैजिला जो है वो सीलिया की तुलना में साइज में बड़े होते हैं, लंबाई में, लंबाई में लंबे होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सीलिया और फ्लैजिला की स्टडी के लिए यूज होता है। दे आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे कवर्ड होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। फ्लैजिला जो है वो सीलिया से बड़े होते हैं और सेल के मूवमेंट के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, यानी कि सेल का मूवमेंट
ऑफ सेल किसके द्वारा होती है? फ्लैजिला। मूवमेंट ऑफ सेल जो है वो किसके द्वारा होती है? फ्लैजिला के द्वारा होती है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि सीलिया और फ्लैजिला जो हैं वो क्या हैं? वो मोटिलिटी देते हैं, वो गति प्रदान करते हैं किसको? कोशिका को। जैसे हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन की माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता चलता है कि जो फ्लैजिला हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये ढके हुए रहते हैं। अब इनके कोर को हम क्या कहते हैं? कोर ऑफ द इंटरनल पोर्शंस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला ये कहलाते हैं बच्चों एक्सोनीम। ये क्या कहलाते हैं? एक्सोनीम कहलाते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+2 एरे। एक्सोनीम कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पे 9 जोड़े जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 1 जोड़ी आपका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होता है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स क्या है? ये कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इनक्लोज्ड विद इन द सेंट्रल शीथ। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ब्रिजेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं और इनक्लोज्ड किसके द्वारा होते हैं? सेंट्रल शीथ के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सोनीम की जो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होता है उसको 9+2 एरे कहा जाता है। सेंट्रल वाले ट्यूब्यूल्स किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? ब्रिजेस के द्वारा, और सेंट्रल शीथ से भी ये घिरे हुए होते हैं। तो हर एक पेरिफेरल डाउटलेट की जो एक ट्यूब्यूल होती है वो रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ से जुड़ी हुई होती है। अब इसको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आते हैं हम। ये देखा आपने, यहाँ पे ये किसी भी फ्लैजिला का क्या है? ये किसी भी फ्लैजिला का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का। ये सीलिया या फ्लैजिला का ये सेक्शन चित्रीय निरूपण है। चित्रीय निरूपण है। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इस तरह से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये अटैच्ड है, सेंट्रल शीथ है और इंटरडाउटलेट ब्रिजेस प्रेजेंट है। यहाँ पे रेडियल स्पोक प्रेजेंट है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस स्ट्रक्चर को देखते आप में सीलियम और फ्लैजिलम दोनों सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर से निकलते हैं। दोनों कहाँ से निकलते हैं? सीलियम या फ्लैजिलम दोनों सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर से निकलते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज। उसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज कहते हैं। तो बेसल बॉडीज क्या है? सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वेयर द सीलिया एंड द फ्लैजिला इमर्ज। जहां से सीलिया और फ्लैजिला जो है निकलते हैं वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज कहते हैं। ये क्या है? सेक्शन है, चित्रीय निरूपण है किसका? ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला या एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको देखना है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में आपको देखना है। सेंट्रोसोम क्या होते हैं बच्चों? सेंट्रोसोम होते हैं आपके, हम बात कर रहे हैं कोशिकांगों में, छोटे छोटे कोशिकांगों के बारे में, है ना। हम स्मॉल ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? स्मॉल ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल देख रहे हैं, जिसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम ऐसे ऑर्गेनेल्स that contains two cylindrical structures। सेंट्रोसोम ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें 2 बेलनाकार संरचना की चीजें पाई जाती हैं।
जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। यानी कि सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें प्रायः 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। यानी सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और आकार में वो बेलनाकार होते हैं। सेंट्रोसोम का मतलब समझ में आ गया, ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अब इसमें जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं, बोथ सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये सेट होते हैं। सेंट्रियोल हैव अ कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रियोल्स की कार्ट व्हील के जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कार्ट व्हील का मतलब होता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए, बैलगाड़ी के पहिए के जैसी। ये किससे घिरे रहते हैं, ये एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे रहते हैं। तो दोनों सेंट्रियोल्स, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होते हैं और जिनमें हर एक का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होता है, कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बैलगाड़ी के पहियों के जैसा। कैसा, कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बैलगाड़ी के पहियों जैसी संरचना। बैलगाड़ी के पहियों जैसी संरचना। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें सेंट्रियोल्स जो है वो हर एक समान दूरी पर 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स इसमें बने हुए होते हैं। A centriole is made up of 9 peripheral fibrils of tubulin protein. Also, each of the peripheral fibrils is a triplet. इसके बारे में अगर समझेंगे तो कैसे समझें, ये स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, इसमें ये बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना, ये जो आपको ये दिख रही है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कार्ट व्हील लाइक संरचना है जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसमें इस तरीके से एमॉर्फस डिश, एम्प्टी ब्लेड, और ये साइड से दिखाई पड़ने वाला साइड व्यू जो है वो आपका सेंट्रियोल का दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें क्या देखेंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन क्या है सेंट्रियोल का, वो क्या कहलाता है, हब कहलाता है। में रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या है इंपॉर्टेंस सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से बैलगाड़ी के पहियों के समान इसकी संरचना होती है। फाइब्रिल्स जो है किसके बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। फाइब्रिल्स किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। और हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल एक ट्रिपलेट होता है। देखो देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपलेट होता है ना। उसके एडजेसेंट ट्रिपलेट्स जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स का जो मेन काम है वो क्या है, सेंट्रियोल्स के प्रॉक्सिमल रीजन का जो सेंट्रल पार्ट है वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रल पार्ट, सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रल पार्ट वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है।
सेंट्रियोल के प्रॉक्सिमल रीजन का सेंट्रल पार्ट। वो भी किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? हब कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे पार्ट वो है आपका न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। हम बहुत इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हम माइक्रोबॉडीज के बारे में पढ़ लेंगे। माइक्रोबॉडीज क्या है? ये मेम्ब्रेन द्वारा ढकी हुई कई छोटी छोटी वेसाइकल्स हैं। माइक्रोबॉडीज क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स माइक्रोबॉडीज कहलाती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी प्रेजेंट है। कंटेन्स एंजाइम्स, यानी कंटेन्स, उनके पास एंजाइम्स होते हैं। अब हम जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स के बारे में भी पढ़ना होगा। क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम्स के अंदर जो संरचना होती है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद ही फिर आपको जो मैंने सेल साइकिल और सेल डिवीजन समझाया था उसको जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको चीज बहुत अच्छी क्लियर होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है कुछ इसी तरीके की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर, स्टेनिंग करने पर कुछ इसी तरीके की आपको न्यूक्लियस की संरचना दिखाई पड़ती है, जिसमें बाहर से देखिए पोरस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ना। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस जो है इसको किसने क्या किया था? इसको किसने डिस्क्राइब किया था? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्क्राइब किया था। न्यूक्लियस को किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में किया था? 1831 में। 1831 में डिस्क्राइब किया था। बाद में फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो पदार्थ है उसको बेसिक डाई से जब स्टेन किया तो उसको इन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया। यानी कि क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियस के मटेरियल को न्यूक्लियर मटेरियल, उसकी खोज किसने की? स्टेनिंग के बाद फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की, सर फ्लेमिंग ने, और उसको इन्होंने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नाम दिया। आप सभी को पता है कि एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस तरीके का, आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस। आप सबको पता है कि हर एक कोशिका में केंद्रक जो है वो प्रेजेंट होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में इस तरीके का केंद्रक आपको दिखाई देता है। एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस except some such as the RBCs of the mammals and the sieve tube cells in vascular plants। यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? आरबीसीज में, लाल रुधिर कणिकाओं में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और सीव ट्यूब सेल्स में, प्लांट्स में पाए जाने वाले, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अ सेल यूजुअली हैज वन न्यूक्लियस एक्सेप्ट सम वेरिएशंस, यानी कि
कुछ वेरिएशंस को अगर हम देखें तो उसको, कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम देखें तो उसको छोड़ करके ज्यादातर कोशिकाओं में कैसा पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, वन न्यूक्लियस या वन न्यूक्लिएट, और न्यूक्लियस इज बाउंड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवलप विच कंसिस्ट्स ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, विद पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और वो कितना हो सकता है, 10 से 50 नैनोमीटर तक हो सकता है इसके बीच में। पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या है, एक्ट एज अ बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के बीच और न्यूक्लियस के बीच जो भी मटेरियल है उसका आदान प्रदान करने का काम जो है वो इसी पेरीन्यूक्लियर स्पेस में उसका फ्लो होता है। सो टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट, उसके लिए न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड एट प्लेसेस वेयर द टू मेम्ब्रेन्स फ्यूज। और न्यूक्लियर पोर्स कहाँ पे बने हुए होते हैं, जहां पे दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो रही होती हैं। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के बारे में आप ध्यान से सुनेंगे, पहले से भी आपने जाना है ना, उसको ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियस जो है सेल ऑर्गेनेल आपका, एज अ सेल ऑर्गेनेल सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। किसको डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस को। तो किसने उसकी डिस्कवरी की, उसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। बच्चों, आज के क्लास में आप सभी ने सेंट्रोमियर्स के बारे में और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा। आपने आज साइटोस्केलेटन के बारे में जाना और न्यूक्लियस के बारे में आपने स्टार्ट किया है। अगले सेशन में हम न्यूक्लियस के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।